वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और जय श्री राम। दोस्तों, हम लोग अब सीटेट के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि हमारी जो 1 महीने की मेहनत है वो आप लोगों के काम आ रही होगी। और बच्चों, आज हमारी सीटेट की 28वीं क्लास हम लोग करने वाले हैं। 30 क्लासेस का हमने टारगेट लिया था, आज उसमें हम क्लास नंबर 28 पर पहुंच गए हैं। 2 क्लासेस हम लोग और देंगे आपको, क्योंकि फिर 2 दिन बाद तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो बच्चों, हमने अपना गोल कंप्लीट कर दिया है। अब आपकी बारी है कि आपने जो गोल लिया था सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने का, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के थोड़े दिनों बाद वैकेंसीज इंट्रोड्यूस हो सकती है, अनाउंस हो सकती है। तो अगर आप लोग ये वाला सीटेट पास कर लेंगे तो शायद बहुत जल्दी आपको जो मेन एग्ज़ाम यानी कि टीचिंग का DSSB या केंद्रीय विद्यालय जो वैकेंसीज आती हैं, तो वो एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप उसमें तभी बैठ पाएंगे जब आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो ये जो अगले 3-4 दिन का समय है, इसमें आप एक तो अपना पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स रिवाइज कर ले। 1 से 30 तक जो हमने वीडियोस बनाई है, कोशिश करें कि उन सारी वीडियोस को आप एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि आपको इनसे बहुत हेल्प होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी 3 दिन की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, हम जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाए वो हमारे लिए बेटर होगा। तो चलिए, हमेशा की तरह भगवान का नाम लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को जय श्री राम। आज बच्चों हम लोग मैथ्स के, मैथमेटिक्स के पेडागोजी से रिलेटेड 30 अच्छे सवाल करेंगे और इनसे हम कुछ कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ समझ आएंगी, और नहीं आएंगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने है, व्हाट इज द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब। आप सभी जानते हैं क्यूब क्या होता है बच्चों, घन। और क्यूब किससे बनाया जाता है? तो क्यूब बनाया जाता है बच्चों स्क्वायर से। क्यूब किससे बनाया जाता है? स्क्वायर से, या जो घन है वो वर्गों से मिलाकर बनाया जाता है। तो यही इसके फेसिस है, फलक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? स्क्वायर। नेक्स्ट, ए पैरेललोग्राम हैज फॉलोइंग नंबर्स सिमेट्री ऑफ लाइंस। देखिए, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। अब लाइंस ऑफ सिमेट्री मैंने आपको समझाया था क्या चीज होती है। ऐसी लाइन जो इस फिगर को 2 बराबर भागों में बांट दे, ऐसे 2 बराबर भाग जो एक दूसरे के प्रतिबिंब हों, एक दूसरे के मिरर इमेज हों। अब बच्चों, अगर हम इसके बीच में से ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये दोनों भाग बराबर नहीं है। अगर ऐसे लाइन खींचता हूं तो ये दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। अगर डायगोनल खींचते हैं नहीं बराबर होगा। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो आंसर होगा 0। अगर पैरेललोग्राम की बजाय रोम्बस होता, रोम्बस जो कि स्क्वायर से बनाया जाता है, अगर पैरेललोग्राम की बजाय हमारे पास फिगर क्या आती बच्चों? रोम्बस या समचतुर्भुज। तो ध्यान रखना, रोम्बस में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। तो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। आप चाहे तो ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री किसी फिगर के बिल्कुल बीचों बीच से खींची जाती है, और फिर जो 2 हिस्से हैं अगर वो एक दूसरे के ऊपर एक बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, अब ये इसको जब आप बनाएंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, मिरर इमेज नहीं आएगी। तो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द शेप। आपको एक फिगर, एक आकृति को पहचानना है जिसके बारे में 3-4 पॉइंट्स हमें गिवन है। सबसे पहला पॉइंट है, इट हैज 4 साइड्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। इट इज ए क्लोज्ड फिगर। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो कि स्क्वायर में भी होती है और रेक्टेंगल में भी होती है, पैरेललोग्राम में भी होती है, रोम्बस में भी होती है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, और ये केवल 2 ही फिगर में होता है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सारे कोण बराबर। तो वो फिगर रेक्टेंगल भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। नेक्स्ट,
टीचर गिव्स फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टू कीप इन 2 पेन्स, ये PA होगा बच्चों, पेन्स तराजू, ऑफ द बैलेंस। एक टीचर बच्चों को बैलेंस की ट्रिक या बैलेंस की टेक्निक सिखाना चाहता है, जिसमें उसने बच्चों को 2 चीजें दी। पहली, एक ऑब्जेक्ट को पहले पेन में रखा जाएगा, पहले तराजू में, और दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरे तराजू में रखा जाएगा, और चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द फर्स्ट पेन इज डाउन। यानी एक टीचर ने बच्चों को क्या एक्टिविटी दी, एक तराजू लिया, एक तराजू के एक पलड़े में आपको एक चीज रखनी है और दूसरे पलड़े में दूसरी चीज रखनी है। अब दोनों पेन में जो पेन नीचे होगा, यानी कि जो भारी होगा, वो आपका आंसर होगा। अब किसमें कि इन विच द फर्स्ट पेन इज डाउन, किसमें पहला जो पेन है वो भारी होगा। अब नोटबुक और स्कूल बैग विद ऑल द बुक्स, तो इसमें तो ये भारी होगा, ये आंसर नहीं होगा। नोटबुक और चौक, अब चौक और नोटबुक में भारी कौन होगा, नोटबुक, तो वो नीचे चला जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बस पढ़ेंगे तो आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी या समापन संपत्ति। फिर इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, जैसे 2 into 3 इक्वल्स टू 3 into 2, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे फिर आगे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव होती है प्लस वाली, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, और कम्यूटेटिव क्या हो जाएगी, A इंटू B इंटू C इक्वल्स टू A इंटू B प्लस B इंटू C। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लोजर। बाकी आप और प्रॉपर्टीज भी पढ़ के जाना, एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन अक्सर आता है। नेक्स्ट, ए टीचर आस्क अ चाइल्ड टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल एंड देन टू कन्वर्ट इट इनटू अ पैरेललोग्राम। द चाइल्ड इज एबल टू डू इट एट विच लेवल ऑफ वैन हीले थ्योरी, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग इज द चाइल्ड। एक शिक्षक ने एक बच्चे को एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कहा और फिर उसको कहा कि उसको कन्वर्ट कर दो एक पैरेललोग्राम में। तो ऐसा किस लेवल पर होता है, तो ये है डिडक्शन लेवल, कि जब बच्चा ये समझ जाए कि किसी एक फिगर को दूसरी फिगर में चेंज कैसे करना है, वो है फॉर्मल डिडक्शन लेवल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NCF 2005, चिल्ड्रन टू एंजॉय मैथमेटिक्स, बच्चों को गणित का आनंद लेने के लिए 2005 NCF के अनुसार रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमेशा यही आंसर होगा। NCF 2005 सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर देता है कि जो बच्चे हैं वो रियल लाइफ, अपनी जो जिंदगी है मैथमेटिक्स को उससे जोड़कर, उससे कनेक्ट करके पढ़े। मिस रूही, अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर, आस्क हर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर आंसर्स आफ्टर सॉल्विंग ए गिवन प्रॉब्लम। She does the same for every correct or incorrect answer. The purpose of Miss रूही is, देखिए रूही एक मैथ्स टीचर है जिन्होंने अपने बच्चों को क्या बोला कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो उसको एक्सप्लेन भी करें। इससे मिस रूही बच्चों के अंदर किस चीज को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो आपका जो आंसर होगा, अंडरस्टैंडिंग द थिंकिंग प्रोसेस, सेव हर टाइम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंटीग्रेट इंग्लिश लैंग्वेज विथ मैथ, बिल्कुल नहीं होगा। प्रिपेयर हर स्टूडेंट्स फॉर द अपकमिंग स्कूल इंस्पेक्शन, ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर होगा, अंडरस्टैंडिंग द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, व्हेन आस्क्ड टू राइट 109, अ प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट रोट द नंबर 19। एक टीचर को, एक बच्चे को 109 लिखने के लिए कहा गया और उसने क्या लिखा, 19। अब ये बात मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं कि जब बच्चा डिजिट्स को लिखने में गड़बड़ कर दे तो हमेशा एक ही आंसर होता है, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट उसे नहीं आता। तो जहां भी प्लेस वैल्यू होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट की नेगेटिव स्टेटमेंट। किसी बात को अगर हम
नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से कहें, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ समथिंग इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पॉजिटिव का कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है उल्टा, तो पॉजिटिव का उल्टा क्या होगा? नेगेटिव। यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है। अब इस बात को नेगेटिवली कहना है तो 11 इज नॉट ग्रेटर देन 8, देन 10 इज नॉट ग्रेटर देन 7, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ NEP 2020 द अचीवमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी, यानी कि साक्षरता और संख्यात्मकता किस ग्रेड तक बच्चों को, किस ग्रेड पे बच्चों को सिखाई जानी चाहिए? तो आंसर होगा ग्रेड 3। ये आप जो NEP के कुछ ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इनको आप स्टडी करके जाना। ये ग्रेड 3 पर कहा जाता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, संख्यात्मकता बच्चों को ग्रेड 3 में सिखाई जानी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स? छोटे बच्चों को नापतोल सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे इंजॉय करें, मजा करें, ठीक है। और वो क्या हो सकती है? गिविंग अ मीटर स्केल चिल्ड्रन टू मेजर द लेंथ ऑफ देयर मैथमेटिक टेक्स्ट बुक, नहीं। आस्किंग द चिल्ड्रन टू यूज अ डस्टर एज अ वेट ऑन अ बैलेंस टू फाइंड आउट विच ऑब्जेक्ट्स आर हैवियर और लाइटर देन द डस्टर, तो ये एक एक्टिविटी है। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। Which of the following statements is not true for objective of mathematics when compared with aims? तो आंसर क्या होगा बच्चों? Objectives are very broad and general, ये वाला सही नहीं है, ठीक है ना। उद्देश्य अत्यंत व्यापक और सामान्य है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, which one of the following terms means the ability to instantly recognize a small number of object without counting? बिना गिनती के जब हम चीजों को पहचान लेते हैं तो वो होता है बच्चों सबटाइजेशन, ये वाला अपना आंसर होगा। As envisaged by the NEP 2020, the goal of ECE before class 1 should be, क्लास 1 यानी कि क्लास 1 से पहले बच्चों के अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए? तो केवल बेसिक वर्ड ही आंसर होगा, बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्यूटेशनल, ये छोटे बच्चों को नहीं आता है। चिल्ड्रन लर्न टू राइट नंबर नेम्स, ये भी नहीं होगा। काउंटिंग एंड मल्टीप्लीकेशन ये तो बाद में आती है। तो बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स बच्चों के अंदर होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एनहांस मैथमेटिकल कम्युनिकेशन? गणित में कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? तो टीचर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर स्ट्रेटजीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बच्चों को प्रेरित करना, एनकरेज करना रणनीतियां बनाने के लिए। बाकी सब ऑप्शन नेगेटिव है तो नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट रियलाइजेस दैट ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल, ये तो रिलेशनशिप लेवल है, यानी कि लेवल 2, रिलेशनशिप लेवल। For teaching mathematics at primary stage, the pedagogy should focus on, प्राइमरी स्टेज पे पेडागोजी को किस चीज पर फोकस करना चाहिए? तो हमेशा एक ही आंसर होगा, इंडक्टिव अप्रोच, कि बच्चों को पहले एग्जांपल्स दिए जाएं और उसके बाद उनको क्वेश्चंस कराए जाएं या फॉर्मूले बताए जाएं, रूल्स बताए जाएं। तो प्राइमरी लेवल पर हमेशा इंडक्टिव अप्रोच बेस्ट होती है और सेकेंडरी लेवल पर डिडक्टिव अप्रोच बेस्ट होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NCF 2005, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ गिविंग चैप्टर्स लाइक ट्रिप टू भोपाल एंड जंक सेलर? देखो ये चीजें क्यों दी जाती है? ताकि बच्चा मैथ को रियल लाइफ से जोड़ पाए, सराउंडिंग से जोड़ पाए। तो जहां पर रियल लाइफ होगा, ये रहा रियल लाइफ, टू मेक मैथमेटिक्स रिलेटेबल टू द रियल लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। दिस इज योर आंसर। बच्चों को ऐसे चैप्टर्स इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि उन्हें लगे कि जो हमारा गणित है उसको हम बाकी चीजों से भी जोड़ सकते हैं, बाहर की दुनिया से भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SI? एक मैथ के टेस्ट में बच्चे से एक फॉर्मूला पूछा गया। अब ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग है? नहीं। कोई स्किल है? बिल्कुल नहीं। कोई एप्लीकेशन है? नहीं। ये क्या है? नॉलेज। अगर बच्चे को ज्ञान है, उसने याद किया हुआ है, उसको नॉलेज है, तभी वो फॉर्मूला लिख पाएगा। द CBSE इंट्रोड्यूस्ड
CCE in response to NCF 2005 in the year? 2005 में तो NCF आया था, 21 तो है ही नहीं, 16 नहीं है, ये 2010 भी बच्चों मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल आंसर 2009 होना चाहिए, क्योंकि जो CCE है वो 2009 में आया था, तो आप इसको ठीक कर लेना, 2009 अपना आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा आएगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा आएगा, ऑप्शन सी। आप इसको करके भी देख सकते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लीजिए, एक इम्प्रॉपर, उसका मल्टीप्लाई करिए, वो प्रॉपर से ज्यादा आएगा और इम्प्रॉपर से कम आएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। एक बिंदु से हम इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। पहला इवन नंबर होता है 2, अगला 4, 10 लिखने हैं तो यानी कि 20 तक आएगा। और कभी भी आपको ऐसी संख्याओं का एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, जिनके बीच का गैप सेम हो, तो एक ही तरीका अपनाना, एवरेज इज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन मैं फिर समझा रहा हूं आपको, अगर एक ऐसी सीरीज का, एक ऐसी श्रृंखला का एवरेज निकालना है जिसके बीच में गैप सेम है, तो वहां पर एवरेज निकालने के लिए आप हमेशा क्या करना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो पहला नंबर 2 है, आखिरी नंबर 20 है, एवरेज आ जाएगा आपका 11। Herman, a class 5th student can describe the properties of a square but is not able to explain। एक बच्चा स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो समझ गया है, लेकिन रिलेशनशिप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हरमन इज एट विच लेवल ऑफ थिंकिंग, यानी कि बच्चे को प्रॉपर्टी समझ में आ गई है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो ये एब्स्ट्रैक्शन लेवल होगा। Individuals are assessed by comparing their performance or score against their own previous। जब बच्चा उनके प्रदर्शन या स्कोर की तुलना उनके पिछले प्रदर्शन या स्कोर से किया जाता है। आपका परफॉर्मेंस पास्ट में कैसा था, इस बेसिस पर जब आपके प्रेजेंट परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, तो ये कौन सा है बच्चों, ये है इप्जेटिव असेसमेंट। बेंचमार्क क्या होता है, तो बेंचमार्क वो असेसमेंट है जिसमें एक आपकी जो अभी जो परफॉर्मेंस है उसी को देखकर असेस किया जाता है। एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस, इसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, जैसे एक सेट ऑफ क्वेश्चन बना दिया, उसी के बेस पर आपकी परफॉर्मेंस को जज कर लिया। नॉर्म रेफरेंस, ये जब आपकी परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता है, तो ये नॉर्म रेफरेंस, ठीक है। A class 5th student can recognize and group different geometrical shapes according to their properties. Which of the following cognitive skills most appropriately helps the child to complete the above task? एक बच्चा आकृतियों को उनके गुणों और उनकी विशेषताओं के अनुसार पहचान और समूहित कर सकता है। एक बच्चे ने फिगर्स को पहचान लिया और उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्हें अरेंज कर दिया, ग्रुप कर दिया, तो वो किस स्ट्रेटजी पर बेस्ड है, क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। बच्चे को सब कुछ समझ में जब आ जाता है तो वो क्लासिफाई कर सकता है कि किस चीज को कहां रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेवे विंड ऑफ टीचिंग काउंटिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नंबर। इनमें से कौन सा प्लेवे मेथड का एक एग्जांपल है, तो टीचिंग यूज कंक्रीट मटेरियल लाइक पेबल्स, टोकन्स, बीड्स एंड अलाउइंग चिल्ड्रन टू प्ले विद दीज इन अ गाइडेड मैनर। ये प्लेवे मेथड है, बाकी किसी में प्लेवे मेथड नहीं है। लेसन प्लानिंग बिलोंग्स टू विच फेज ऑफ टीचिंग, तो ये जो है आपकी प्री एक्टिव फेज में लेसन प्लानिंग आती है। और लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक्स आर नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव में टर्म एंड इसका पार्ट नहीं है,
ये आंसर होगा, क्योंकि फॉर्मेटिव का मतलब एक होता है समेटिव असेसमेंट जो लास्ट में किया जाता है, एक फॉर्मेटिव जो प्रोसेस के दौरान, पढ़ाने के दौरान जो असेसमेंट किया जाता है। तो फॉर्मेटिव में पोर्टफोलियो आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। तो ये थी बच्चों हमारी क्लास नंबर 28। उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, इनके आंसर के साथ साथ आप इनकी जो कंसेप्ट है, इनके पीछे की जो थ्योरी है उसको स्टडी करना, क्योंकि यहां पर थ्योरी अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो, ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और ज़्यादा देर तक फोन में देखना थोड़ा सा हमारी आईज को और हमारे माइंड दोनों को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट 40 मिनट में इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद उसमें जो कंसेप्ट आपने पढ़े उनको बुक से आप लोग पढ़ाई कीजिए, तभी आप उस चीज़ को डिटेल में समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज यहीं क्लास को ओवर करते हैं। कल फिर मिलेंगे 30 नए क्वेश्चंस के साथ, और परसों आप लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा जो हमारी आखिरी क्लास है, जो उम्मीद है कि आपको हेल्प करेगी। इस बिल्कुल लास्ट लेवल पर हम लोग आ चुके हैं। तो लास्ट में टीचर जरूर आपको एक गुरु मंत्र देता है कि एग्जाम में जाके आप इन चीजों को करना, तो वो हम क्लास नंबर 30 में बताएंगे। कल एक और क्लास लेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद।